हेलो। कल सुबह बात करेंगे। ठीक है, प्रणाम सर। आप हेलो। हाँ, हेलो। हाँ गुंजन जी जी, गुंजन जी। सर, कुछ कनेक्शन एरर आ गया था शायद। हाँ, नेटवर्क। गुंजन जी आप गुंजन जी डिस्कनेक्ट हो गई हैं शायद। हाँ जी सर, अभी दोबारा ज्वाइन कर लिया उन्होंने। हाँ हाँ, गुंजन जी शुरू कीजिए। जी कल जी। आप सभी लोगों का धन्यवाद। मैं पुनः आप लोगों का स्वागत करती हूँ। अ, आज की हमारी चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ मैम। मैम, मैं आपका स्वागत करती हूँ। अ, थैंक यू डॉक्टर गुंजन। हाँ जी, धन्यवाद। जी जी। इसके पहले मैम आप अपना सेशन शुरू करें, मैं आपका एक संक्षिप्त परिचय बाकी सभी लोगों तक देना चाहती हूँ। मैम ने दिल्ली से बीएचएमएस किया हुआ है। ये फिलहाल मेरठ उत्तर प्रदेश में प्रैक्टिस कर रही हैं होम्योपैथी। मैम मेरठ होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन, मेरठ रेड क्रॉस सोसाइटी, साउथ दिल्ली होम्योपैथिक एसोसिएशन की सदस्य हैं। इसके पहले मैम ने दिसंबर 2023 में एक कैंसर एंड इट्स होम्योपैथिक एटियोलॉजी एंड इट्स मैनेजमेंट पर केस प्रेजेंटेशन किया हुआ है। मैम के कुछ आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं होम्योपैथी 360 वेबसाइट पे, जैसे कि होम्योपैथी एक नैनो साइंस, अ केस विथ ब्लैकिश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन क्योर्ड विथ नाइट्रम म्यूरेटिकम। इसी के साथ मैं मैम से आग्रह करती हूँ कि वो आज का सेशन शुरू करें। मैम का विषय है फाइब्रोसिस्टिक डिजीज ऑफ ब्रेस्ट एंड इट्स होम्योपैथिक मैनेजमेंट। मैम, ओवर टू यू। ओके, धन्यवाद। डॉक्टर नेहा कक्कर जी हम लोग के इस फोरम के एक रेगुलर पार्टिसिपेंट हैं और मॉडरेटर भी हैं और हमेशा हम लोग के साथ में रहती हैं। हाँ, नेहा जी शुरू कीजिए। हाँ जी, धन्यवाद सर। आईएफपीएच से जुड़े हुए मुझे ऑलमोस्ट आई गेस 10 महीने हो गए हैं और बोथ इंग्लिश और हिंदी सेशन में मैंने बीच में इंग्लिश सेशन में भी थोड़ा मॉडरेशन दिया था हिंदी में। तो इस फोरम से जुड़ने में मेरा सौभाग्य है, क्योंकि दैनिक और डेली वेबिनार करना आसान नहीं होता। और मैं स्पेशल सराहना देना चाहूंगी डॉक्टर मृदुल साहनी सर को, डॉक्टर धनेश को और हमारी मलयालम टीम को भी, जो डेली बेसिस पर ये वेबिनार्स अरेंज करते हैं और स्पीकर्स को मोटिवेट करते हैं ऑल ओवर इंडिया और इंटरनेशनली भी, कि वो सब एक साथ जुड़े रहे, होम्योपैथिक फ्रेटर्निटी एक साथ जुड़ी रहे और हम डेली वेबिनार ये हम करते रहे। तो उनको स्पेशल थैंक्स है सहानी सर को। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आईएफपीएच से जुड़ी भी हूँ और आशा करती हूँ आगे भी इसी तरह से जुड़ी रहूंगी। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जो मेरा आज का टॉपिक है, तो आज का जो मेरा विषय है, फाइब्रोसिस्टिक डिजीज स्तन का, फाइब्रोसिस्टिक डिजीज ऑफ द ब्रेस्ट, मतलब स्तनों की गांठ और उसका मैनेजमेंट। फाइब्रोसिस्टिक डिजीज यानी कि स्तनों का जो फाइब्रोसिस्टिक यानी कि सिस्टिक डिजीज जो होता है स्तनों की, और उसका होम्योपैथिक मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस बीमारी से जानने से पहले कि नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेस्ट क्या होता है। यहाँ पे हम क्लियरली इस पिक्चर में देख सकते हैं कि नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट किस तरह से होता है। यहाँ पे आप ऊपर वाली पिक्चर में देख सकते हैं कि ये चेस्ट मसल है, जो पेक्टोरलिस मेजर और माइनर मसल होता है, वो बेस बनाता है ब्रेस्ट टिश्यू का। जो ऊपर स्तन हमारे होते हैं फीमेल बॉडी में, उसके पीछे इन दोनों मसल्स का बेस होता है और रिब्स की प्रोटेक्शन होती है। इसके साथ साथ ये डक्ट्स होते हैं। जो मेन जो ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर होता है वो है ये डक्ट्स, जो आप पिक्चर में नीचे वाली पिक्चर में भी क्लियरली देख सकते हैं। डक्ट्स जहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो है वो मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं जहाँ पे, और प्रेगनेंसी के दौरान या जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर करती है उसके दौरान यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन होता है। और ये एरियोला होता है जिसके थ्रू मिल्क का डिस्चार्ज होता है थ्रू द डक्ट्स। डक्ट्स में मिल्क प्रोडक्शन होता है, ओरेलिया के थ्रू ये मिल्क डिस्चार्ज होता है। तो ये तो बेसिक जो है मिल्क प्रोड्यूसिंग एक तरह का स्ट्रक्चर है। और इसके सराउंडिंग ये फाइब्रस और फैटी टिश्यू होती है, जो उसको ब्रेस्ट को सपोर्ट देती है और शेप देती है। क्योंकि नहीं तो अगर फाइब्रस टिश्यू और फैटी टिश्यू ब्रेस्ट में ना हो तो ब्रेस्ट सैगिंग
उसमें होएगी, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू और फैटी टिश्यू एक तरह की फर्मनेस और शेप देती है ब्रेस्ट को। और जो उसका प्राइमरी फंक्शन है मिल्क प्रोडक्शन का, प्राइमरी फंक्शन ब्रेस्ट का फीमेल बॉडी में होता है मिल्क प्रोडक्शन, और सेकेंडरी फंक्शन होता है जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स के जैसे भी काम करती है। तो दोनों ही काम करती है, तो दोनों ही चीजें जरूरी हैं, जो उसका फैब्रिक स्ट्रक्चर है वो भी, और जो डक्ट प्रोड्यूसिंग जो प्राइमरी फंक्शन है वो मिल्क प्रोडक्शन का होता है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है ब्रेस्ट का। अब फाइब्रोसिस्टिक डिजीज में एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे हम पिक्चर में देख सकते हैं, यही मसल बेस है और यहाँ पे हमारे डक्ट्स हैं। यहाँ पे डक्ट्स के बीच के में जब हम देखते हैं कोई स्मॉल ग्रोथ या कोई स्मॉल लंप सिस्ट के रूप में, या फिर सॉलिड ग्रोथ भी होती है। अब इसमें हम जो डिफरेंशिएशन है हम आगे देखेंगे। एक होता है फाइब्रोसिस्टिक डिजीज ऑफ द ब्रेस्ट और एक होता है फाइब्रो एडिनोमा। दोनों ही ब्रेस्ट की बिनाइन कंडीशंस हैं, बिनाइन कंडीशंस होती हैं, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंस होता है, वो हम आगे स्लाइड में देखेंगे। और जो बेसिक फाइब्रोसिस्टिक डिजीज है वो है कि इट्स अ कॉमन बिनाइन कंडीशन। बिनाइन मतलब नॉन कैंसरस कंडीशन होती है, जो ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर एक तरह का चेंज होता है जो हम देख सकते हैं ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर। तो ये नॉन कैंसरस कंडीशन होती है। और ब्रेस्ट का जो डक्ट्स के बाहर की जो टिश्यू है वहां पे इस चीज की हम ग्रोथ ज्यादातर देख सकते हैं, चाहे वो सिस्ट हो या फिर कोई और एक सॉलिड लंप हो, वो हम देख सकते हैं। आगे हम स्लाइड में देखेंगे डिफरेंशिएशन की फाइब्रोसिस्टिक और फाइब्रो एडिनोमा में क्या डिफरेंस होता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी प्रिवलेंस, प्रिवलेंस मतलब ये कितनी औसत उसमें पाया जाता है हमारी पॉपुलेशन में। और स्टडीज से पता चला है कि 30 to 75% ऑफ वुमेन को फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट डिजीज कभी ना कभी अपनी लाइफ में देखने को मिल सकता है। मतलब ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन को फाइब्रोसिस्टिक डिजीज होता है। और आज की डेट में ये चीज और कॉमन होती जा रही है, क्योंकि उसके अंतर्गत बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स और कॉजेज आ गए हैं, जिसकी वजह से ये डिजीज एक तरह से राइज पर है आज की डेट में। पहले भी देखा जाता था पर इतनी अवेयरनेस नहीं थी पहले, और उसको लेके काफी लोगों में डर भी था कि ये स्तन की गांठ है। आज की डेट में जहाँ पे स्तन कैंसर के केसेस भी बहुत बढ़ गए हैं, और बिनाइन कंडीशंस जो यानी कि जो ये फाइब्रोसिस्टिक और फाइब्रो एडिनोमा के केसेस है वो भी बढ़त की ओर ही हैं। तो हम देख सकते हैं कि 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन को ये प्रॉब्लम कभी ना कभी लेडीज को देखने में मिलती है, लेडीज पेशेंट या वुमेन पेशेंट में। और मोस्ट कॉमन जो एज ग्रुप देखा गया है वो है 30 to 50 ईयर्स के बीच में। अब ये 30 to 50 ईयर्स हम थ्योरेटिकली कह सकते हैं, पर रिसेंटली अगर हम क्लिनिकली देखें तो 18 से 20 साल यानी कि प्यूबर्टी स्टार्ट होने के थोड़े साल बाद ही हमें ये इस तरह के फाइब्रोसिस्टिक या फाइब्रो एडिनोमा के बिनाइन केसेस देखने को मिल जाते हैं। काफी यंग लड़कियां भी ये सब कंप्लेंट्स लेके हमारी क्लिनिक में आ रही हैं, और स्पेशली होम्योपैथ्स के पास भी आती हैं ज़्यादातर, क्योंकि जो जनरली एलोपैथिक डॉक्टर्स होते हैं वो इसका जो इलाज बताते हैं वो सर्जिकल बताते हैं। और इतनी छोटी एज में सर्जरी करवाना इज मतलब फिजिबल भी नहीं होता है, और पेशेंट्स मोस्टली करवाना भी नहीं चाहते हैं। तो एज अर्ली एज 18 to 20 ईयर्स के हम ये केसेस फाइब्रोसिस्टिक डिजीज के देखने को मिलते हैं। और मैंने जैसे कि पहले भी कहा, इट्स इंसिडेंस हैज इंक्रीज्ड। पिछले कुछ लास्ट डिकेड से 20-30 साल में इसकी इंसिडेंस बढ़ी है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर की भी बढ़ी है। तो इसके जो फैक्टर्स एसोसिएटेड है वो हम आगे कॉजेशन उसमें भी देखेंगे। आगे सबसे पहले हम देखते हैं जो क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन होती है फाइब्रोसिस्टिक डिजीज की, वो क्या होती है, किस तरह से हम जानते हैं कि ये फाइब्रोसिस्टिक डिजीज हमें हो रहा है। पेशेंट जो मोस्टली प्रेजेंट करते हैं विद पेनफुल ब्रेस्ट बिफोर और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, यानी कि जो लेडीज में या फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जो रक्त का स्राव होता है हर महीने, जो बहुत जरूरी होता है फीमेल्स के लिए, और जो आगे चल के बेबीज प्रोड्यूस करने के लिए या बच्चा पैदा करने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वही मेंस्ट्रुअल ब्लड उस बेबी को फीड देता है एक तरीके से। तो जो मेंस्ट्रुएशन होती है उसके होने से पहले और उसके दौरान बहुत ही मतलब कुछ लेडीज को ब्रेस्ट में भारीपन या दर्द महसूस होता है। इनिशियल सिम्टम्स जो होते हैं फाइब्रोसिस्टिक डिजीज के वो ये होते हैं, जरूरी नहीं है वहां पे कोई गांठ की डेवलपमेंट हो, मोस्टली पेनफुल या भारी एक तरह से बल्की ब्रेस्ट होती है। और उनको ये सिम्टम सबसे पहले देखने को मिलते हैं मेंसेस के पहले और मेंसेस के दौरान भी। जैसे ही पीरियड्स खत्म होते हैं उसके बाद उनको ये पेन
अपने आप ही कम होने लग जाता है। और समटाइम्स द प्रेजेंटेशन इज दैट ऑफ वेल डिफाइंड सिस्ट। कई बार तो प्रेजेंटेशन सिस्ट की होती है, मतलब आप जब पैल्पेट करते हैं या आप ब्रेस्ट को चेक करते हैं तो वहां पे सिस्ट या लम्स हमें देखने को मिलते हैं। और कई बार सिर्फ बल्कि ब्रेस्ट यानी कि भारीपन और एक तरीके से जैसे कहते हैं ना वाटर रिटेंशन हमें ब्रेस्ट में देखने को मिलती है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होते हैं। तो उसकी वजह से पीरियड्स के दौरान या पीरियड्स आने से पहले ब्रेस्ट हैवी हो जाती हैं और एक तरह से भारी हो जाती हैं और उनमें पेन भी हो सकता है। और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी यानी कि जो पीरियड्स हैं वो भी एक तरह से इरेगुलर होते हैं। ओलिगोमेनोरिया या एमेनोरिया, एमेनोरिया यानी कि पीरियड या तो बिल्कुल ही मिस हो जाते हैं या फिर ओलिगोमेनोरिया, एलिगोमेनोरिया मतलब स्कैंटी पीरियड यानी बहुत कम पेशेंट को पीरियड आते हैं। तो ये एक तरीके के बेसिक सिम्टम्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले कि मेंसेस से पहले उसके दौरान पेनफुल और बल्की ब्रेस्ट, कई बार वेल डिफाइंड सिस्ट और लम्स भी हमें पैल्पेशन पे मिलते हैं, और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज यहाँ पे कि मेंसेस का बहुत कम होना या बिल्कुल ही मिस हो जाना। तो ये एक तरह की प्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलती है फाइब्रोसिस्टिक डिजीज में। अब हम बढ़ते हैं प्रोबेबल कॉजेज या रिस्क फैक्टर्स जो कि फाइब्रोसिस्टिक डिजीज से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट और कॉमन कॉज जो हमें देखने को मिलता है वो है हार्मोनल चेंजेस एंड डिसरप्शन इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी कि फीमेल बॉडी में जो मेंसेस हैं वो डिस्टर्ब्ड होते हैं और हार्मोन डिस्टर्ब्ड होते हैं। अब ये जो हार्मोन डिस्टर्ब्ड होते हैं इनके भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कई बार जो हार्मोन का प्रोडक्शन है या तो वो डेफिशिएंट होता है, यानी कि जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं हमारे ईस्ट्रोजन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, इसमें और इवन टेस्टोस्टेरोन, ये तीनों और चारों पांचों हार्मोन जो हैं हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं और ओवरी में जाके वो स्टिमुलेट करते हैं ओवरी को। फिर वो ओवरी जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये प्रोसेस हमने ऑब्वियसली अपनी फिजियोलॉजी में पढ़ा है, तो इसका मैंने इतना डिटेल्ड वो नहीं दिया है, पर मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर बता रही हूँ कि पिट्यूटरी हार्मोन हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज करता है और ओवरी में जाके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से साइकिल आगे बढ़ती है और मेंसेस आती हैं। तो जब इसमें भी कहीं पे भी डिस्टरप्शन होता है या फिर अगर फीमेल बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ज्यादा हो, जो कि एक मेल हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन होता है जो कि फीमेल बॉडी में अगर ज्यादा हो, उसकी वजह से भी डिस्टरप्शन होता है और वो भी मेंसेस को डिस्टर्ब कर सकता है। तो जब ये मेंसेस डिस्टर्ब होती है और हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, तो इसकी वजह से कहीं न कहीं जो हार्मोन लोड है, वो बॉडी पे पड़ता है और मेंस्ट्रुअल ब्लड का रिलीज ना होने की वजह से एक तरीका का टॉक्सिन अंदर पैदा होता है, जिसकी वजह से हमें फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस देखने को ब्रेस्ट में मिल जाते हैं। तो ये हार्मोनल कॉज इज द मोस्ट कॉमन कॉज फाइब्रोसिस्टिक डिजीज का। सेकंड कॉज आज की डेट में है फॉल्टी डाइट और सेडेंटरी लाइफस्टाइल। मतलब जो आज की ऑब्वियसली जो हम लाइफस्टाइल हम देखते हैं कि गर्ल्स की जो लाइफ है वो बहुत ही ज्यादा सेडेंटरी होती जा रही है, जंक फूड बेस होता जा रहा है, और फीमेल्स का बाहर जाने से काम करने से यह है कि घर का खाना कम खाना और बाहर का खाना ज्यादा खाना। तो उसकी वजह से जो ये फैट बेस्ड डाइट है या जो इजी फूड्स हैं वो बहुत जल्दी हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर लेते हैं कि कई बार चिप्स खा लिए या चॉकलेट खा ली या फिर कुछ भी खा लिया जो मिला। फ्रूट नहीं ज्यादा खाना, ज्यादा फाइबर बेस्ड डाइट नहीं लेना, और बहुत ही मतलब सिडेंटरी लाइफस्टाइल है कि ज्यादा काम भी नहीं करना है। तो उस तरह का जो लाइफस्टाइल है वो भी फाइब्रोसिस्टिक डिजीज को एक तरीके से बढ़ावा देता है, क्योंकि उसकी वजह से भी हार्मोनल डिसबैलेंस होता है और एक फैट का ओवरलोड बढ़ता है बॉडी में, जो जो जैसे कि मैंने बताया जो फाइब्रस टिश्यू या जो अंदर की जो कनेक्टिव टिश्यू या जो फैट टिश्यू होती है उसको बढ़ाती है और ब्रेस्ट को बल्कि और एक तरह से उसको भी लम्स को डेवलप करने में एक तरह का ये फैक्टर बन जाती है। थर्ड फैक्टर जो हम देखते हैं वो है स्मोकिंग और अल्कोहल कंजम्पशन। वो भी हार्मोनल साइकिल को डिसरप्ट करता है। जो तो आप यहाँ पे बेसिकली देख सकते हैं कि हार्मोनल साइकिल डिसरप्ट होती है, उसी के ये सारे फैक्टर्स हैं जो उसको स्टिमुलेट कर रहे हैं। तो आज की डेट में जो फीमेल स्मोकिंग और अल्कोहल कंजम्पशन लेने लगी है, अल्कोहल भी एक फैट बेस्ड बिवरेज होती है जो फाइब्रोसिस्टिक डिजीज की डेवलपमेंट या फाइब्रोएडिनोमा जो भी हमारी बिनाइन कंडीशन है ब्रेस्ट की, इसको बढ़ावा देती है। और स्मोकिंग में भी कुछ इस तरह के केमिकल्स होते हैं जो हार्मोनल साइकिल को एक तरीके से ब्लॉक कर देते हैं और इस बीमारी को बढ़ावा देते हैं।
फोर्थ फैक्टर ऑब्वियसली है हमारा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। आज की डेट में हर किसी को स्ट्रेस और एंजाइटी और डिप्रेशन, इस तरह के हमें वर्ड्स बहुत कॉमनली सुनने को मिलते हैं। और फीमेल्स के लिए क्योंकि मैंने जैसे कि कहा वो लोग बाहर भी काम करती हैं और घर पे भी काम कर रही हैं, तो उनके लिए जो ये एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट होता है वो कई बार वो नहीं कर पाती हैं। उनको अंदर गिल्ट फीलिंग बहुत रहती है, बच्चों को भी पूरी तरह नहीं संभाल पाती हैं, कई बार करियर में उनको प्रॉब्लम होती है, कई बार घर पे प्रॉब्लम होती है, कई बार बच्चों की तरफ से प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी चीजें उनके दिमाग में बहुत ज्यादा चलती हैं और ड्यू टू वर्किंग होने की वजह से अपनी हेल्थ पे वो ध्यान नहीं दे पाती हैं, तो जिसकी वजह से स्ट्रेस फैक्टर बहुत हाई रहता है। और उसी की वजह से फिर वही हम देखते हैं कि हार्मोनल साइकिल डिस्टर्ब होती है, या फिर एक एक तरह का एक पैटर्न बन जाता है जिसकी वजह से या तो उनको पीरियड्स में डिस्टर्बेंस होती है, और ये जो बीमारी है इसको बढ़ावा मिलता है बढ़ने में। अब जैसे मैंने हार्मोन्स का बताया, यहाँ पे एक और हार्मोन हम देख सकते हैं जो कि है थायराइड हार्मोन, वो भी एक फैक्टर प्ले करता है फाइब्रोसिस्टिक में और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी लाने में। अगर थायराइड बढ़ा हुआ है या कम है तो उसकी वजह से भी स्कैंटी मेंसेस और ओलिगोमेनोरिया होता है, एमेनोरिया होता है, तो उसकी वजह से भी हम ये देखते हैं कि फाइब्रोसिस्टिक डिजीज बन सकता है। तो बेसिकली ये फैक्टर्स हैं जो फाइब्रोसिस्टिक या बिनाइन डिजीज ऑफ द ब्रेस्ट को होने में एक तरह का रोल प्ले करते हैं। अब हम आते हैं कि हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे फाइब्रोसिस्टिक डिजीज और फाइब्रोएडिनोमा में। तो एक्चुअली फाइब्रोसिस्टिक डिजीज क्या है और फाइब्रोएडिनोमा क्या है? दोनों ही बिनाइन कंडीशन है, दोनों ही एज अ ग्रोथ हम पैल्पेट कर सकते हैं, या फिर मेमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, जो भी हमारे इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर्स हैं वहाँ पे हमें दोनों ही लम्स के रूप में देखने को मिलते हैं। लेकिन हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये फाइब्रोसिस्टिक है और फाइब्रोएडिनोमा है, और इसकी मेडिसिन भी हमारी ऑलमोस्ट एक दूसरे से ओवरलैप करती हैं, लेकिन जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि एक्चुअली कि हम नॉमेनक्लेचर दे जाएं कि फाइब्रोसिस्टिक डिजीज क्या है और फाइब्रोएडिनोमा क्या है। तो फाइब्रोसिस्टिक डिजीज एक तरीके का सिस्टिक डिजीज है जिसमें सिस्ट फॉर्मेशन होती है। अब जैसे कि हम जानते हैं सिस्ट में फ्लूइड फिल्ड होता है और एक पतली लाइनिंग होती है, जैसे कि एक गुब्बारा होता है उसके अंदर अगर हम पानी भर दे तो उस तरह का एक क्या बोलते हैं सिस्ट होता है, उसी तरह का है उसका एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि गुब्बारे में अगर हम पानी हो, जैसे हम होली पे पानी का गुब्बारा भरते हैं, उसी तरह का एक तरह का सिस्ट होता है। तो ये फ्लूइड फिल्ड सॉफ्ट लम्स होते हैं। और फाइब्रोएडिनोमा जो होता है वो एक तरीके का सॉलिड फर्म और बहुत ही हार्ड लंप होता है। अगर आप पैल्पेट करते हैं ब्रेस्ट को, फीमेल की ब्रेस्ट को, तो पैल्पेशन पे फाइब्रोएडिनोमा एक हार्ड स्टोनी ग्रोथ के जैसे दिखाई देगा, पर जो फाइब्रोसिस्टिक है वो सॉफ्ट होगा। पेनफुल दोनों होंगे। फाइब्रोएडिनोमा ज्यादा पेनफुल होता है क्योंकि वो फाइब्रस टिश्यू से बना होता है, फैटी टिश्यू से बना होता है, और वो आसपास के जो ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर है, जो नर्व्स हैं, जो डक्ट्स हैं, और जो भी आपका जो नर्व सप्लाई है या फिर जो भी सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके ऊपर वो प्रेस करता है, क्योंकि वो हार्ड और फर्म ग्रोथ होती है फाइब्रस या फैटी टिश्यू की, और वो आसपास प्रेस करती है तो वो ज्यादा पेनफुल होती है। लेकिन जो ये सिस्टिक डिजीज होता है ये भी पेनफुल होता है, लेकिन ये मोस्टली सिस्ट होते हैं, जैसे मैंने कहा ना पानी का गुब्बारा है, ये इतना प्रेशर नहीं डालता है आसपास के एरिया पे, तो ये कम पेनफुल होता है। पेनफुल होता है लेकिन फाइब्रोएडिनोमा के कंपैरेटिवली कम पेनफुल होता है, और ज्यादातर हमें छोटे सिस्ट ज्यादा देखने को मिलते हैं। फाइब्रोएडिनोमा थोड़ी बड़ी ग्रोथ होती है, मोस्टली प्रेजेंट इन मल्टीपल नंबर, मतलब कि मल्टीपल नंबर में होता है फाइब्रोसिस्ट, और छोटे होते हैं जैसे कि मैंने कहा साइज में। फाइब्रोएडिनोमा बड़े साइज में होता है और मोस्टली सॉलिटरी, बड़ा एक आपको लंप महसूस होगा ब्रेस्ट के अंदर, जो एक हार्ड स्टोनी ग्रोथ होगी, और इसमें फाइब्रस टिश्यू नहीं होती है फाइब्रोसिस्टिक डिजीज में। मैंने कहा ना जैसे कि पानी भरा हुआ होता है या फिर कोई फ्लूइड फिल्ड एक तरीके का सिस्ट होता है, और मोस्टली फाइब्रोइडिनोमा में फाइब्रस या फैटी टिश्यू इंक्लूड होती है। फाइब्रोसिस्टिक डिजीज अकर्स मोस्टली ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस, जो हार्मोनल चेंजेस हैं उसकी वजह से हैं, ये फाइब्रोसिस्टिक डिजीज होता है। और फाइब्रोएडिनोमा जो है वो स्पॉन्टेनियसली विदाउट एनी हार्मोनल कॉज की वजह से, जैसे कि अगर कहीं बॉडी में लाइपोमा बन जाता है, जो हम अक्सर देखने को मिलते हैं, छोटी छोटी गांठें बॉडी में हो जाती हैं, तो वो भी एक तरीके की फैटी या फाइब्रस टिश्यू की ग्रोथ होती है, तो उस तरह की ग्रोथ हम ब्रेस्ट में भी देख सकते हैं। तो ये इस तरह से उनका हार्मोनल रीजन भी हो सकता है, और ड्यू टू ऐसी ओवर ग्रोथ जिसे हम साइकोसिस कहते हैं, मतलब साइकोटिक ग्रोथ, या फिर जैसे कोई भी ग्रोथ बॉडी में बन जाती है, जिस तरह से ट्यूमर बन जाता है, बिनाइन ट्यूमर, या फिर जैसे फाइब्रॉइड बन जाता है यूट्रस में, तो उस तरह का ये फाइब्रस ग्रोथ होती है जो विदाउट हार्मोनल रीजन से भी हो सकती है।
can sometimes be also treated with FNAC. अब FNAC एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, जो जिससे हम चेक करते हैं कि ये जो अंदर की सेल्स होती हैं सिस्ट के अंदर या फाइब्रोएडिनोमा के अंदर, उनको हम लैब में चेक करते हैं ये देखने के लिए कि वो कैंसरस हैं या नहीं। लेकिन जो FNAC है वो एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होने के साथ साथ ट्रीटिंग प्रोसीजर भी बन जाता है, जिससे आप फ्लूइड जो होता है सिस्ट का उसको ड्रेन आउट कर सकते हैं। अगर उसमें पानी है या इवन पस भी है तो उसको हम ड्रेन आउट कर सकते हैं। लेकिन जो फाइब्रोएडिनोमा है उसको हम ड्रेन आउट नहीं कर सकते, इसके लिए प्रॉपर सर्जरी की ज़रूरत होती है, जिसमें पूरा सुन करके उसको जो फाइब्रोएडिनोमा का ट्यूमर है उसको एक्साइज किया जाता है सर्जिकली। सिमिलैरिटी जो इन दोनों में, ये तो हमारे डिफरेंस थे इन दोनों के बीच में। जो सिमिलैरिटी हमें देखने को मिलती है कि दोनों ही पेनफुल होते हैं, पर पेन इज मोर डिफ्यूज। मैंने जिस तरह से बताया कि पेन होता है लेकिन डिफ्यूज पेन होता है, पर फाइब्रोएडिनोमा का पेन जो होता है वो ज्यादा लोकलाइज्ड होता है और ज्यादा टेंडर है। आप अगर उसको छुएंगे तो पेशेंट आपको कहेगा कि मुझे बहुत दर्द है, और उसको छूने से ही आपको पता चलेगा कि वो कितना पेन में है। तो ये सब डिफरेंस होते हैं फाइब्रोसिस्टिक डिजीज और फाइब्रोएडिनोमा के बीच में। यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये एप्सिस होता है जब पस फिल्ड सिस्ट होता है या फिर पस का कोई एक लंप बन जाता है। ये मोस्टली होता है जब जैसे कोई फोड़ा हो गया स्किन में, या फिर सबक्यूटेनियस लेयर जो होता है डर्म, जो हमारी एपिडर्मिस होती है स्किन की, उसके नीचे भी कुछ फुंसी या फिर वो बन गई, तो वो एब्सेस का रूप ले लेता है, यानी कि पस वहां पे भर जाती है। अब जैसे आप यहाँ फाइब्रोएडिनोमा में देख सकते हैं, ये फाइब्रस टिश्यू या फैटी टिश्यू होती है, और सिस्ट में आप देख सकते हैं एक लाइनिंग है और अंदर पानी या फ्लूइड भरा हुआ है, जो कि क्लियर हो सकता है या कई बार इसमें भी पस हो सकती है। और ये फाइब्रोएडिनोमेटोसिस है जिसमें सिस्ट और एडिनोमा दोनों मिक्स होते हैं। ये एक तरह का मिक्स ट्यूमर होता है फाइब्रोएडिनोमेटोसिस, और ये है ट्यूमर यानी कि कैंसरस ट्यूमर। तो इस तरह के अलग-अलग ग्रोथ्स हमें लंप देखने को मिलते हैं, और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर ही हमारे को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है कि ये किस तरह की प्रोसीजर है। वो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर हम अगली साइड में देखेंगे, और उसी से हम जान सकते हैं कि वो फाइब्रोएडिनोमा है, वो सिस्ट है, या फिर वो कोई कैंसरस ग्रोथ है। यहाँ पे मैंने स्लाइड में एक चीज मेंशन नहीं की है, लेकिन एक स्कोर होता है जिसे हम कहते हैं बायराइट स्कोर। बायराइट स्कोर मोस्टली सीटी स्कैन जब हम ब्रेस्ट का करते हैं उस चीज को, तो उसमें वो स्कोरिंग होती है, वो उसको बताती है कि ये जो भी बिनाइन ग्रोथ या फिर कोई भी अगर ग्रोथ है वो कितना कैंसर होने के रिस्क पर है। उसमें कैटेगरीज होती हैं, बायराइड्स 1, बायराइड्स 2, 3, 4, 5, जो भी सीटी स्कैन होता है उसमें नीचे मेंशन्ड होता है। तो ये जो अलग अलग डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स है उसी से हम जान सकते हैं कि ये बिनाइन है या कैंसर ग्रोथ है। तो सबसे पहले मैंने ये बताया कि क्लिनिकल एग्जाम जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स जो हम देखते हैं इन ब्रेस्ट लम्प्स को डायग्नोस करने के लिए, सबसे पहले तो हम क्लिनिकली डायग्नोस करेंगे कि जब पेशेंट आपके क्लिनिक में आ रहा है और कह रहा है कि मुझे ब्रेस्ट में पेन है, या मेरे को लंप फील होते हैं, या मेरे को प्रॉब्लम होती है पीरियड्स होने से पहले मेरे को पेनफुल लगता है, तो सबसे पहले आप उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे ब्रेस्ट का, और उसको पैल्पेट करेंगे ब्रेस्ट को। तो उससे हमें पता चलेगा कि वहाँ पे लंप है, या सिर्फ पेन है, सिर्फ बल्की ब्रेस्ट है, या फिर सिर्फ वाटर रिटेंशन है जिसकी वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है, या फिर एक्चुअली वहाँ पे ट्यूमर या फिर वो है ऐसे फाइब्रोसिस्टिक डिजीज है। दूसरा जो मोस्ट कॉमन डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है वो है मैमोग्राफी, जो कि मोस्टली एलोपैथिक डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं और हम लोग भी डायग्नोस करने के लिए देते हैं। वो है मेमोग्राफी, जिसमें पेशेंट को उस प्रोसीजर से हम ये डायग्नोस कर सकते हैं कि उसको फाइब्रोसिस्टिक डिजीज है या नहीं। दूसरा है अल्ट्रासाउंड ऑफ ब्रेस्ट। वो मेन जो है वो उसको बताता है कि लंप सॉलिड है या फिर फ्लूइड फिल्ड है। अल्ट्रासाउंड में भी हमें ये पता चल जाता है कि ये एक तरह का फाइब्रस ग्रोथ है या सॉलिड ग्रोथ है, यानी कि फाइब्रोएडिनोमा है या फ्लूइड फिल्ड ग्रोथ है। फिर चौथा प्रोसीजर जो आता है देख रहे हैं वो है फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी की, जो मैंने पहले बताया FNAC, जिससे हम उसको डायग्नोस भी कर सकते हैं और उसको ट्रीट भी कर सकते हैं उस फ्लूइड को एस्पिरेट करके। फिर पांचवा जो है ब्रेस्ट टिश्यू बायोप्सी, ये जानने के लिए कि सिस्ट या लम्प जो है वो कैंसरस है या नॉन कैंसरस है। तो ये 5 प्रोसीजर्स तो हैं, और आगे अगर इनमें अभी हमें नहीं, कई बार क्या होता है कि लम्प इतना छोटा होता है कि हम उसको नहीं अल्ट्रासाउंड या मैमोग्राफी पे नहीं पता चलता है, तो उस केस में हम सीटी स्कैन भी
करा सकते हैं ब्रेस्ट का, जिसमें मैंने बताया जो बायराइड्स कैटेगरी होती है वो बताई जाती है कि ये जो ट्यूमर या लंप है कैंसरस तो नहीं है। तो ये मेन डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स हैं जो हम फाइब्रोसिस्टिक डिजीज में यूज कर सकते हैं डायग्नोस करने के लिए। अगर अब हम आगे बढ़ते हैं होम्योपैथिक पर्सपेक्टिव, यानी कि ये तो हमारा था एक जनरल इन्फॉर्मेशन कि फाइब्रोसिस्टिक डिजीज क्या होती है, उसकी प्रेवलेंस क्या है, क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन, कॉजेटिव फैक्टर्स और जो डिफरेंशिएशन मैंने बताई और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। तो अब हम आते हैं कि होम्योपैथी कैसे इस बीमारी को ठीक करने में हमारी मदद कर सकती है और किस तरह से हम इस प्रॉब्लम को अपनी मेडिसिन से हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से मैंने बताया कि मोस्टली सर्जिकल केस होते हैं। एलोपैथिक डॉक्टर्स इसका सर्जिकल एक्सcision बताते हैं लम्स का, या फिर एफएनएसी होती है जिसमें ड्रेन आउट कर देते हैं। तो लेकिन तब भी जो मोस्टली पेशेंट्स होते हैं वो डरते हैं सर्जरी कराने से या ड्रेन आउट करने से। और दूसरा रीज़न ये है कि एक बार अगर इसको ड्रेन आउट भी कर दिया या एक्सरसाइज़ भी कर दिया, तो ये दोबारा बन जाता है, क्योंकि जो मेन कॉज़ है, जो हार्मोनल डिसरप्शन है या जो और भी कोई कॉज़ेटिव फैक्टर है, जैसे कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है या फिर कोई ऐसी ईटिंग हैबिट या जैसे कि स्मोकिंग या अल्कोहल हैबिट है, जो उस चीज़ को ट्रिगर कर रही है, या फिर और कोई फैक्टर है, मोस्टली जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है या कोई जेनेटिक फैक्टर है जहाँ पे कैंसर की हिस्ट्री है या फिर फाइब्रोसिस्टिक डिजीज की फैमिली में हिस्ट्री है, तो उस केस में जो उसका जो बेस है उसको हटाने में होम्योपैथी हमारी मदद कर सकती है, जो कि एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास वो पर्सपेक्टिव नहीं है। वो सिर्फ उसको सर्जिकली एक्ससाइज या रिमूव करने की बात करते हैं। हम यहाँ पे उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखते हैं कि किस वजह से उसको ये फाइब्रोसिस्टिक या फाइब्रोएडिनोमा बिनाइन कंडीशन बन रही है, और उस बेस पे हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो मियाज़मेटिक बैकग्राउंड जो होता है फाइब्रोसिस्टिक या फाइब्रोएडिनोमा का, वो होता है सोरा, साइकोसिस और ट्यूबरकुलर, यानी कि सोरिक मियाज़म होता है। सोरिक मियाज़म में क्योंकि ये फंक्शनल लेवल पे है, कई बार इसमें ज़रूरी नहीं है ग्रोथ हो, सिर्फ पेन होता है और बल्कीनेस और टेंडरनेस होती है। तो वहाँ पे एक तरीके का सोरिक मियाज़म हमें देखने को मिलता है सिर्फ फंक्शनल लेवल पे। और जो साइकोसिस होता है, उसमें ये हमें देखने को मिलता है कि साइकोसिस में मोस्टली जो जैसे कि मैंने बताया साइकोलॉजिकल या स्ट्रेस फैक्टर होता है, या फिर कोई ऐसा फैक्टर जिसकी वजह से अंदर ओवरग्रोथ या ग्रोथ्स बनने की टेंडेंसी बन जाती है। कहीं पे भी बॉडी में ट्यूमर्स, जैसे कि यूट्रस में फाइब्रॉइड होना, या फिर इस फाइब्रोसिस्टिक डिजीज, या कहीं पे भी एक तरीके से ट्यूमर का बन जाना, कहीं भी किसी भी ग्लैंड में ट्यूमर की ग्रोथ होना, या और लिम्फ नोड्स में भी ट्यूमर्स की ग्रोथ होना। तो ये एक तरीके का साइकोटिक जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा ओवरग्रोथ, जो कि माइंड लेवल पे भी हमें देखने को मिलता है और फिजिकल लेवल पे भी हमें देखने को मिलता है साइकोटिक मियाज़म में। तो ये हमारा साइकोसिस यहाँ पे करता है रोल प्ले। और थर्ड मियाज़म जो होता है वो है ट्यूबरकुलर मियाज़म। अब ट्यूबरकुलर मियाज़म हम कहेंगे क्यों इसमें रोल प्ले कर रहा है? ट्यूबरकुलर मियाज़म वैसे तो कहने को हम कहते हैं कि जब जहाँ पे टीबी की हिस्ट्री है, या फिर जहाँ पे फैमिली में ये ट्यूबरकुलोसिस रन करता है, उसमें हम ट्यूबरकुलर मियाज़म देखेंगे। पर ऐसा नहीं है, ट्यूबरकुलर मियाज़िस एक तरीके का ओवर ग्रोथ मियाज़म भी होता है। जिन लोगों के जैसे टॉन्सिल्स इलार्ज्ड होते हैं, वो भी एक ट्यूबरकुलर मियाज़म की वजह से होती है, या फिर जिनका नैरो चेस्ट है और बचपन में निमोनिया हो चुका होता है, वो भी ट्यूबरकुलर मियाज़म में आती है। और ट्यूबरकुलर मियाज़म में भी हम ये देखते हैं कि ओवर ग्रोथ्स हमें देखने को मिलती है, स्पेशली जो टॉन्सिलर रीजन है या एक्सिलरी लिम्फ नोड्स ग्रोथ है, एडिनॉइड्स हैं, या फिर ईयर में कुछ ग्रोथ है। तो ये एक ट्यूबरकुलर, ये भी एक ओवरग्रोथ का मियाज़म होता है, जो हम कंसीडर कर सकते हैं। और मैंने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में इस मियाज़म को साइकोटिक मियाज़म तो होता ही है, सोरा भी होता है, लेकिन ट्यूबरकुलर मियाज़म भी हमारे इसमें रोल प्ले करता है। सिफिलिटिक अगर हम बात करें तो वो कैंसरस ग्रोथ पे ज़्यादा जाता है। बिनाइन में सोरिक, साइकोटिक और ट्यूबरकुलर मियाज़म हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। ऑब्वियसली सिफिलिटिक मियाज़म भी एक तरीके से इसमें हम देख सकते हैं, पर वो मोस्टली कैंसरस उसमें जाता है। अब जो कॉमन होम्योपैथिक मेडिसिन्स हम यूज़ कर सकते हैं इन कंडीशन में, मैंने जिस तरह से पहले भी बताया कि फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ और फाइब्रोएडिनोमा में काफ़ी सारी मेडिसिन्स हैं जो ओवरलैप करती हैं। यहाँ पे जो मैंने मेडिसिन्स ली हैं वो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, इवन जो थ्योरेटिकल बुक्स में मेंशन्ड है वो तो है ही, पर मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंस में भी ज़्यादा मैंने देखी हैं, उन्हीं को मैंने, वैसे मेडिसिन्स तो बहुत सारी हैं, तो उनको मैंने यहाँ पे कंपाइल किया है। सबसे पहले जो हम देखते हैं वो है ब्राइनिया,
जिसमें मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के दौरान पेन होता है ब्रेस्ट में। ब्रेस्ट आर हॉट एंड पेनफुल टू टच। ब्रेस्ट जो होती हैं टेंडर होती हैं, आप एकदम से उनको छुएंगे तो उनको ऐसा एकदम से वो अपने आप को बैक वो करेंगे, क्योंकि एकदम उनको छूने पे पेन लगता है। और ब्रेस्ट जो होती है टच पे हॉट भी होती है। एग्रोवेशन ऑफ पेन ऑन स्लाइटेस्ट मोशन होता है, जैसे ही थोड़ा बहुत पेशेंट मूव भी करता है या करवट भी लेता है तो उसको दर्द महसूस होता है। स्टिचिंग पेन होता है ब्रेस्ट में, और मोस्टली राइट साइडेड ग्रोथ होती है ब्राइनिया में। और एक ये बहुत ही बढ़िया सिस्टिक रेमेडी है, जो कि क्योंकि हम ओवरियन सिस्ट देखें या किडनी में सिस्ट देखें जो मोस्टली राइट साइड होती हैं, तो उसमें ये ब्राइनिया बहुत अच्छा काम आती है। तो ब्राइनिया को हम मोस्टली फाइब्रोसिस्टिक डिजीज में ज्यादा यूज करते हैं, ना कि फाइब्रोएडिनोमा में। और फाइब्रोसिस्टिक डिजीज में ब्राइनिया बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है। सेकंड मेडिसिन जो हम देख सकते हैं वो है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब यूज करते हैं हम फाइब्रोसिस्टिक डिजीज में, जहाँ पे फीमेल्स जो होती हैं उनको मोस्टली इरेगुलर और स्कैंटी मेंसेस रहता है, मतलब उनके पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं, मिस भी हो जाते हैं और कम पीरियड्स आते हैं। और फीमेल्स हु आर फैट एंड फ्लैबी एंड चिली, मोस्टली चिली पेशेंट होते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन फेयर, फैट और फ्लैबी यानी कि ओवरवेट होती हैं ये फीमेल्स। और मोस्टली इनको पीसीओडी की प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि इरेगुलर और स्कैंटी मेंसेस होने से ये सब प्रॉब्लम भी आती है। और हैव डिफिशिएंट एसिमिलेशन एंड स्लगिश सर्कुलेशन। तो एक तरीके का स्लगिश और स्लो मेटाबॉलिज्म होता है कैलकेरिया कार्ब में। और चिली पेशेंट होते हैं, और डिफेक्टिव एसिमिलेशन होता है, जो न्यूट्रिशन अच्छे खाना पीना खाने के बावजूद भी इनके अंदर डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि बॉडी अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं कर रही होती है। तो इन सब चीजों की वजह से अगर आपको फाइब्रोसिस्टिक डिजीज या फाइब्रो एडिनोमा भी हो रहा है तो उसमें भी कैलकेरिया का बहुत अच्छा यूज करती है। मोस्टली 200 और हाई पोटेंसी यानी कि 1 m और 10 mm भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है वो है कैलकेरिया फ्लोर। अब कैलकेरिया फ्लोर मोस्टली हम बायोकेमिक उसमें यूज करते हैं, पर जैसे कि हम हायर पोटेंसी में भी हम यूज कर सकते हैं। और ये हार्ड स्टोनी ग्रोथ यानी कि फाइब्रो एडिनोमा में कैलकेरिया फ्लोर बहुत अच्छा काम करती है, जहाँ पे हार्ड नॉट्स बन जाते हैं। यानी कि एक तरह की गांठ, आप जब आप उसको पैल्पेट करेंगे तो आपको एक गांठ की जैसे महसूस होगा, और बहुत हार्ड और स्टोनी ग्रोथ होती है कैलकेरिया फ्लोर की बॉडी में। तो ये हम जरूर देते हैं फाइब्रो एडिनोमेटोसिस या फाइब्रो एडिनोमास में। फाइब्रोसिस्ट में कम यूज होती है कैलकेरिया फ्लोर, लेकिन कुछ कुछ केसेस में अगर आपको लगता है कि मल्टीपल ग्रोथ्स है तो वहां पे भी हम कैलकेरिया फ्लोर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन जो हमारी है वो है लाइकोपोडियम, जो यूज होती है लेफ्ट साइडेड ग्रोथ्स में, जहाँ पे इरेगुलर मेंसेस है। स्लो येट स्टडी डेवलपमेंट ऑफ सिस्ट इन द ब्रेस्ट। सॉरी, यहाँ पे कुछ कुछ स्पेलिंग्स की मेरी मिस्टेक है, क्योंकि मैंने स्लाइड जल्दी जल्दी बनाई थी, तो स्पेलिंग मिस्टेक्स को थोड़ा सा आप लोग इग्नोर कीजिएगा। तो जो सिस्ट है, डेवलपमेंट ऑफ स्लो येट स्टडी डेवलपमेंट ऑफ सिस्ट इन द ब्रेस्ट। धीरे धीरे आप देखेंगे कि पहले तो सिर्फ बल्की या पेनफुल ब्रेस्ट होती है, पर धीरे धीरे उसमें ग्रोथ्स होनी शुरू हो जाती हैं, फाइब्रोसिस्टिक ग्रोथ्स हो जाती है, मोस्टली लेफ्ट साइडेड ग्रोथ्स होती हैं। और इन पेशेंट्स को मोस्टली डाइजेस्टिव कंप्लेंट्स भी देखने को मिलेंगी ब्रेस्ट की डिजीज के साथ। तो अगर आपको ये इस तरह का एक ड्रग पिक्चर मिलती है जहाँ पे स्लो ग्रोथ हो और डाइजेस्टिव कंप्लेंट्स हो, और पेशेंट जो मेंटली है थोड़ा सा रिजर्व्ड या अपना अंदर रहने वाला हो, क्योंकि जो लाइकोपोडियम्स होते हैं वो बहुत इंट्रोवर्ट पेशेंट्स होते हैं मोस्टली। दूसरी मैनिफेस्टेशन भी हो सकती है, पर मोस्टली लाइकोपोडियम्स आपको एक तरीके से इंट्रोवर्ट मिलेंगे, जो अपनी जो इनर साइड है वो इतनी जल्दी नहीं दिखाते हैं। तो उन केसेस में हम लाइकोपोडियम भी दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन जो आती है वो है एस्टीरिया रूबिन्स, जो कि बहुत बिनाइन और कैंसरस ट्यूमर्स ऑफ ब्रेस्ट में यूज होती है। और इसमें न्यूरल्जिक पेन यानी कि शूटिंग पेन होता है ब्रेस्ट में, और ब्रेस्ट जो होती है बहुत सूजीवी भी होती है। और एस्टीरिया रूबिन्स एक बहुत बढ़िया मेडिसिन है, जो हम फर्स्ट और सेकंड स्टेज ऑफ सीए ब्रेस्ट यानी कि ब्रेस्ट के कैंसर में भी हम यूज कर सकते हैं, और बिनाइन ट्यूमर्स में भी हम एस्टीरिया रूबिन्स लोअर पोटेंसीज में हम यूज कर सकते हैं। सिक्स्थ बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है वो है कोनियम। कोनियम के बारे में हम जानते हैं कि ग्रेट ग्लैंडुलर रेमेडी होती है, जितने भी ग्लैंड्स हैं इसमें हम स्वोलन मिलते हैं। पेनफुल ब्रेस्ट होती है बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। हार्ड ग्रोथ्स ऑफ विद ग्रोथ्स ऑफ अदर ग्लैंड्स, यानी कि लिम्फ नोड्स की भी ग्रोथ होती है, कई बार थायराइड भी स्वोलन होता है, और ओवरी में भी ट्यूमर्स हैं, या फिर फाइब्रोइड है आपको
यूट्रस का, तो वहां पे आपको फाइब्रोइड्स की ग्रोथ भी मिल सकती है। मेंसेस जो होते हैं वो डिलेड और स्कैंटी होती हैं, और सप्रेस्ड सेक्सुअल डिजायर होता है कोनियम के अंदर। तो ये अगर आपको इस तरह का वो मिलता है, मोस्टली हार्ड ग्रोथ होती है, जैसे कि कैलकेरिया फ्लोर की ग्रोथ होती है, उसी तरह की कोनियम की ग्रोथ होती है। पर इसमें जो पीरियड्स की रेगुलरिटी है वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हमारा रहता है कैलकेरिया फ्लोर और कोनियम के बीच में। और सेक्सुअल डिजायर के भी अगर हम हिस्ट्री लें तो इसमें या तो सप्रेस सेक्सुअल डिजायर होगा या फिर एक्सेसिव भी कई बार होता है कोनियम में। तो ये हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी है इसमें, कि उनकी सेक्सुअल लाइफ किस तरह से चल रही है, तो उसके बेस पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कैलकेरिया और कोनियम में। दूसरा है फाइटोलोका। फाइटोलोका जो है वो भी एक ग्लैंडुलर रेमेडी है, जिसमें हीट और इन्फ्लेमेशन, यानी कि इन्फ्लेमेशन बहुत होती है फाइटोलोका में, इरिटेबल और पेनफुल ब्रेस्ट बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस, गैलेक्टोरिया, गैलेक्टोरिया यानी कि जो ब्रेस्ट है उसमें से मिल्क प्रोडक्शन होता है इवन विदाउट प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी नहीं है तब भी आपको मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है। बहुत लेडीज कंप्लेंट करती हैं कि वहां पे हमें मिल्क प्रोड्यूस होता है, या कि उनका जो क्लोथिंग ऊपर से वो वेयर करती हैं वो गीली हो जाती है। तो उस केस में गैलेक्टोरिया भी होता है फाइटोलोका में। और बहुत ही टेंडर फाइटोलोका की जो ब्रेस्ट होती है वो बहुत ही पेनफुल, आप जैसे ही पैल्पेट करेंगे बहुत ही पेनफुल लंप होता है फाइटोलोका का। और बहुत ही बढ़िया रेमेडी बोथ फाइब्रोसिस्टिक डिजीज और फाइब्रोएडिनोमा में काम करती है फाइटोलोका। नेक्स्ट मेडिसिन जो हम देखेंगे वो है स्क्रोफुलेरिया नोडोसा। ये भी एक ब्रेस्ट की स्पेसिफिक रेमेडी है। जो भी हार्ट ट्यूमर्स या मल्टीपल नोडोसिटीज होती हैं ब्रेस्ट रीजन में, तो उसमें भी हम स्क्रोफुलेरिया नोडोसा लोअर पोटेंसीज में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट रेमेडी हमारी है ट्यूबरकुलाइनम। बहुत ही यूजफुल रेमेडी है, जहाँ पे जिस तरह से मैंने बताया था आपको ट्यूबरकुलर मियाज्म देखने को मिल रहा है, जहाँ पे हिस्ट्री ऑफ टॉन्सिलर ग्रोथ या एडेनोइड ग्रोथ, हिस्ट्री ऑफ रिपीटेड कोल्ड एंड कफ है। आपको बचपन में जो पेशेंट है वो बोल रहे हैं कि बचपन में आपको कोल्ड कफ रहता था, या हिस्ट्री ऑफ न्यूमोनिया है बचपन में, या हिस्ट्री ऑफ फैमिली में ट्यूबरकुलोसिस है। तो उस केस में ट्यूबरकुलर मियाज्म में ट्यूबरकुलाइनम बहुत अच्छा काम करती है और बहुत अच्छा रिजल्ट देती है ये फाइब्रोसिस्टिक और फाइब्रोएडिनोमस ग्रोथ में। आप इसको मतलब जैसे शुरुआत कर सकते हैं केस की, जब हमें कोई रेमेडी हमें नहीं समझ में आ रही है कि हमें अभी कौन सी फिलहाल देनी है, और आपको ट्यूबरकुलर मियाज्म उसके अंदर दिख रहा है, तो आप ट्यूबरकुलाइनम से केस स्टार्ट कर सकते हैं और फिर बाद में केस स्टडी करके जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है उसको दे सकते हैं। या फिर अगर आपने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑलरेडी स्टार्ट कर भी दी है तो बीच में ट्यूबरकुलाइनम को आप इंसर्ट करके उसको एक तरीके से एक बूस्ट दे सकते हैं केस को एक मियाज्मेटिक बैकग्राउंड देने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं थूजा, जो कि एंटी साइकोटिक रेमेडी है ट्यूमर्स और ग्रोथ के लिए। हाइड्रोजनाइट कॉन्स्टिट्यूशन होता है और वॉट लाइक ग्रोथ्स होती है, मेंस्ट्रुअल मेंसेस स्कैंटी और रिटार्टेड है, और सीवियर पेन होता है ब्रेस्ट रीजन में। फिर है सिलिशिया, जो फाइब्रोटिक कंडीशन, नॉन ऑब्जर्वेशन ऑफ स्कार टिश्यू या एब्सेस ऑफ ब्रेस्ट में दी जाती है, मोस्टली एब्सेस में दी जाती है, और इम्परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिशनल सब्सटेंस है। पिन मानिया, यानी कि चीजें इकट्ठा करने का इनको शौक होता है, और ऑब्स्टिनेट यानी कि जिद्दी फीमेल्स होती हैं, उस केस में आप सेलेशिया बहुत दे सकते हैं। थूजा भी एक तरीके से एंटी साइटोकॉटिक और एंटी मियाज्मेटिक हमारे को बैकग्राउंड देता है। और पल्सिटेला जो है उसमें जिस तरह से मैंने बताया स्कैंटी और इरेगुलर मेंसेस होती है, जिसमें माइल्ड डिस्पोजिशन होता है और पेशेंट थर्स्टलेस होती है, और ड्रेड द ऑपोजिट सेक्स का फियर बहुत होता है पल्सिटेला में। तो ये कुछ मेडिसिन थी जो मैंने कंपाइल की थी। बाकी अब हम केसेस की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास शायद से 15 मिनट ही बचे हैं, तो मैं जल्दी जल्दी केस भी डिस्कस कर लेती हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा है 20 ईयर ओल्ड लेडी था, लेडी थी जो जनवरी 2023 में कंप्लेंट ऑफ बल्की ब्रेस्ट विद स्मॉल मल्टीपल नोडुलर लम्प्स हुआ लेफ्ट ब्रेस्ट में। शी ऑल्सो हैड कंप्लेंट्स ऑफ मिसिंग पीरियड सिंस लास्ट पास्ट 2 years, मतलब लास्ट 2 years से मिसिंग पीरियड्स थे, लेकिन जो मेन कंप्लेंट वो लेके आई थी कि ब्रेस्ट में मल्टीपल लैम्प्स हैं लेफ्ट ब्रेस्ट में, और साथ में ये मिसिंग पीरियड्स की कंप्लेंट्स थी। पेशेंट को जो प्रॉब्लम थी, अगर हिस्ट्री हमने देखी तो उसमें हमने देखा कि प्रॉब्लम ऑफ मिसिंग पीरियड्स आफ्टर एवरी ऑल्टरनेट पीरियड, मतलब हर ऑल्टरनेट पीरियड पे पीरियड मिस होता था, और उसके लिए वो कोई मेडिसिन भी नहीं ले रही थी, और सेम पैटर्न जो था मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए साइकिल का वो 1 साल के लिए चला। 1 साल तक उनको हर ऑल्टरनेट पीरियड मिस हो रहा था, और मेडिसिन भी उन्होंने कोई नहीं ली, जस्ट शी इग्नोर्ड दिस प्रॉब्लम। और उसके 12 महीने यानी कि 1 साल के बाद उन्होंने बोला कि उनको बल्की ब्रेस्ट की कंप्लेंट होनी शुरू हो गई, और स्मॉल नोडुलर स्ट्रक्चर्स भी लेफ्ट ब्रेस्ट में होने उनको फील होने शुरू हो गए, और जो नोडुल्स थे वे पेनफुल ऑन टचिंग, और पीरियड्स और इरेटिक हो गए, मतलब हर ऑल्टरनेट की बजाय
हर 1 महीने के बाद हर 2 महीने पे उनका पीरियड मिस होने लग गया और उसके साथ-साथ ये जो ब्रेस्ट की कंप्लेंट्स थी वो भी बढ़ने लगी। तो जो बेसिक कंप्लेंट थी वो तो मिसिंग पीरियड से स्टार्ट हुई थी और फिर लेकिन धीरे-धीरे जो है उसमें ये होने लग गया कि हर 2 महीने में उनको पीरियड्स नहीं आते थे, हर तीसरे महीने उनको पीरियड्स आते थे और ये ब्रेस्ट की जो एक तरह से जो प्रॉब्लम है बल्की ब्रेस्ट और ग्रोथ्स की, वो भी उनके ब्रेस्ट में शुरू हो गई। तो ये कॉलेज स्टूडेंट थी जो अपना बीबीए कर रही थी और पास्ट हिस्ट्री में कुछ हमें स्पेसिफिक नहीं मिला, जो फैमिली हिस्ट्री थी उसमें हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस थी, ऑफ लिम्फ नोड्स इन मैटरनल अंकल यानी कि उनके मामा को जो थी लिम्फ नोड्स की टीबी की हिस्ट्री रही थी फैमिली में और मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में जिस तरह से मैंने बताया हिस्ट्री ऑफ मिसिंग पीरियड्स ऑन अल्टरनेट मंथ फॉर अ ईयर एंड देन फॉर 2 मंथ्स इन अ रो सिंस लास्ट ईयर मतलब 2 मंथ्स के लिए पिछले साल से उनके पीरियड मिस हो रहे थे और जिसके लिए उन्होंने कोई भी दवाई नहीं ली थी, कोई एलोपैथिक दवाई भी नहीं ली, कोई होम्योपैथिक नहीं मतलब उसके लिए बहुत ही केयरफ्री थी वो कि मेरे को कोई बात नहीं अगर पीरियड मिस भी हो रही है ये ठीक हो जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, तो उसके लिए उन्होंने कोई मेडिसिन नहीं ली। उसके बाद अगर हम फिजिकल जनरल्स पे गए तो उसमें हमने देखा एपेटाइट नॉर्मल, थर्स्ट नॉर्मल, डिजायर फॉर जंक फूड एंड अवर्जन नथिंग स्पेसिफिक। कोई अवर्जन नहीं था पर डिजायर फॉर जंक फूड था और स्टूल में समटाइम्स कॉन्स्टिपेटेड, यूरिन नॉर्मल, पर्सपिरेशन वाज नॉर्मल बट समटाइम्स ऑफेंसिव, स्लीप वाज नॉर्मल एंड रिफ्रेशिंग। पेशेंट बहुत ही एक इजी गोइंग पर्सनालिटी थी मेंटल्स पे अगर हम जाएं और बहुत ही डेयरिंग एटीट्यूड था, डर नहीं लगता था उनको और शी वाज नॉट बॉदर्ड सो इजीली। मतलब आप ये सोचो उनको पीरियड मिस हो रहे थे इतने साल से, वैसे कॉलेज स्टूडेंट थी लेकिन पीरियड मिस होने के बावजूद भी कोई उन्होंने मेडिसिन नहीं ली, शोड इन नेग्लिजेंस ऑफ हर हेल्थ कंडीशन एंड वाज नॉट एंगर्ड इजीली, गुस्सा भी बहुत जल्दी नहीं आता था और डिड नॉट कीप ग्रजेस, शी वाज अ क्वाइट सेटिस्फाइड विद हर लाइफ मतलब लाइफ से फुल सेटिस्फेक्शन थी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं लगती थी, कुछ प्रॉब्लम थी भी तो उसको वो इग्नोर करती थी। तो एक तरीके से कोई ऐसा सिर्फ इस मेंटल ट्रेट के अलावा और कोई ऐसी मेंटल ट्रेट मुझे उनके अंदर ऐसी दिखाई नहीं दी क्योंकि एंगर का मैंने हिस्ट्री देखी और कई बार जब पेशेंट आपको बार-बार क्लिनिक में आते हुए दिखता है तो तब भी आप उसका नेचर समझ जाते हो। तो बहुत ही ईज़ी गोइंग पर्सनैलिटी थी एंड मोस्टली जो भी बात करती थी तो उसमें यही कहती थी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। तो शी वाज़ क्वाइट कंटेंट विद हर लाइफ। फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन जो था टॉल एंड स्लेंडर विद नैरो हिप्स, पतली-दुबली थी और जो हिप्स का स्ट्रक्चर था वो भी नैरो था, जैसे कि ब्रॉड स्ट्रक्चर फीमेल्स का होता है वो नहीं था। एक तरीके का हम देखें तो एक तरह का सीपिया वाली स्ट्रक्चर फिजिकली हमें देखने में लगता था। फिजिकल एग्जामिनेशन पे बीपी 120/70, पल्स 80। फिजिकल एग्जामिनेशन जो ब्रेस्ट का जब हमने किया उसमें मल्टीपल स्मॉल नोडुलर लम्प्स इन व्हिच वर पेनफुल और टच और साथ में मल्टीपल लाइम्फोमास या फैट ग्रोथ्स भी थी दोनों हाथों के ऊपर। Investigation, ultrasound and mammogram of both breast, but patient did not get these tests done as she did not wanted to undergo any test for this condition। तो आपने यहाँ पे हम देखेंगे टेस्ट भी नहीं कराना चाहती थी वो कि मेरे को नहीं अभी टेस्ट कराना है, ये आप मैं आपके पास आई हूँ तो ये ऐसे ही ठीक हो जाएगा, मुझे कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं इस चीज के लिए कोई टेस्ट कराऊं या कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर के लिए अंडरगो। तो रिपर्टराइजेशन जब मैंने केस क्या किया तो ट्रीटमेंट स्टार्टेड मेनली ऑन कंपेयर्ड ऑफ मिस्ड पीरियड्स एंड फैमिली हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। तो मैंने ट्यूबरकुलर मियाज्म को यहाँ पे बेसिक उसमें रखा क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री रही और मिस्ड पीरियड्स था। तो ट्यूबरकुलाइनम 200 सिंगल डोज फॉर 3 डेज फॉलोड बाय जनोशिया अशोका मदर टिंचर फॉर 15 ड्यूरेशन ऑफ मेडिसिन फॉर 15 डेज। यानी कि पहले ट्यूबरकुलाइनम 200 की 3 दिन की हमने सिंगल डोज दी और उसके जो बाकी 15-3 यानी कि 12 डेज के लिए हमने जनोशिया अशोका मदर टिंचर चलाया। तो सेकंड फॉलो अप में देयर वाज नो रिलीफ इन ब्रेस्ट कंप्लेंट्स एंड पीरियड हैड नॉट स्टार्टेड। ट्यूबरकुलाइन 200 वर प्रिस्क्राइब्ड अगेन फॉलोड बाय जनोशिया अशोका मदर टिंचर। साइट रिलीफ इन बल्कीनेस ऑन थर्ड फॉलो अप और 2 नोड्यूल्स रिड्यूस्ड इन साइज यानी कि ट्यूबरकुलिनम और उस के एक्शन से ही उनके नोड्यूल्स जो थे वो इन नंबर कम हो गए क्योंकि पैल्पेशन पे हमें पता चला कि जो नोड्यूल्स हमारे उसमें आ रहे थे मोस्टली जो लेफ्ट ब्रेस्ट में थे वो कम अब महसूस हो रहे थे। पेशेंट वाज पुट ऑन सैक्लैक एंड जनोशिया मदर टिंचर कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 15 डेज। तो जनोशिया वाज कंटिन्यूड, पीरियड अब उनके 4th फॉलोअप पे स्टार्ट हो गए पर फ्लो अच्छा नहीं था तब भी। वन मोर लंप वाज रिड्यूस्ड इन साइज। ट्यूबरकुलोनियम 203 डोज वाज अगेन प्रिस्क्राइब्ड विद जनोशिया मदर टिंचर। 5th में ब्रेस्ट कंप्लेंट जो थी वो 60% बेटर थी। सैक्लैक वाज गिवन फॉर ट्रीटमेंट अलोंग विद जनोशिया। तो यहाँ पे मैंने जनोशिया एक्चुअली चलाती रही क्योंकि मेन जो उनकी साइकिल को हमें ठीक करना था वो ये
अशोका मदर टिंचर जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल पे एक्ट करता है, उस बेसिस पे हमने उसको दिया। और ट्यूबरकुलाइनम जो था वो ट्यूबरकुलर मियाज्म के बेसिस पे हमने उसको आगे बीच-बीच में उसको एक तरीके से ये इंटरकरेंट हम देते रहे। तो पीरियड जो है 6 फॉलो में दोबारा भी आया उनको। फर्स्ट टाइम इन 2 ईयर्स शी गॉट हर पीरियड 2 कॉन्सेक्यूटिव पीरियड्स एक साथ, यानी कि हर महीने जो उनको हर अल्टरनेट पीरियड मिस होता था या हर दूसरे महीने भी उनको पीरियड मिस हो जाता था, तो पहली बार 2 साल में उनको 2 कॉन्सेक्यूटिव पीरियड्स आए, जिसमें फ्लो भी बेटर था। और नेक्स्ट उनको सैक्लेक्फिरपिटास की विद नो मदर टिंक्चर वाज़ गिवन। मतलब उसके बाद जब उनको पहला पीरियड आने के बाद दूसरा पीरियड जो नेक्स्ट कॉन्सेक्यूटिव उसमें आ गया, तब मैंने थोड़ा ब्रेक दिया मेडिसिन का और मदर टिंक्चर उनको नहीं प्रिस्क्राइब किया। उसके बाद 7th फॉलो अप में ब्रेस्ट कंप्लेंट्स वर लॉट बेटर, पेशेंट वाज वेरी मच सैटिस्फाइड विद द ट्रीटमेंट। साइक्लैक वाज प्रिस्क्राइब्ड अलोंग विद जेनोसिया अशोका मदर टिंक्चर। अगेन फिर बाद में मैंने सेकंड साइकिल के स्टार्ट होने से पहले जेनोसिया दोबारा चलाया और 8th फॉलो अप में पीरियड्स 3 डेज लेट आया, लेकिन थर्ड कॉन्सेक्यूटिव मंथ में फिर से आ गया, बट फ्लो वाज मच बेटर। पेशेंट कंटिन्यूड द ट्रीटमेंट फॉर 2 मोर मंथ्स, यानी कि आप ये देखो कि एक तरह से 3 महीने के बाद उनको पूरा पीरियड आना शुरू हो गया था और ब्रेस्ट कंप्लेंट्स भी बेटर थे। और उसके 2 महीने के बाद तक उन्होंने मेडिसिन और कंटिन्यू करी। टोटल 5 मंथ्स ट्रीटमेंट वाज टेकन एंड हर पीरियड रिटर्न टू नॉर्मल एंड ब्रेस्ट कंप्लेंट्स वर ऑलमोस्ट 90% गॉन। तो आप देखिए कि ऑलमोस्ट 4-5 महीने के अंदर ही हम देखा कि वो जो फाइब्रो सिस्टिक केस जो था वो ड्यू टू, क्योंकि हमने उसके पीरियड्स भी एक तरह से हमने सेट करने की कोशिश करी थ्रू मदर टिंचर प्लस ट्यूबरकुलाइनम, तो उसकी वजह से उनका जो फाइब्रोसिस्टिक डिजीज था वो होम्योपैथिक मेडिसिन से कैसे ट्रीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट केस की ओर, जो कि केस है 40-year-old वुमेन पेशेंट का, जो कि प्रेजेंट किया क्लिनिक में अप्रैल 2024 विद कंप्लेंट्स ऑफ टेंडरनेस इन बोथ ब्रेस्ट अलोंग विद 2 लोकलाइज्ड लम्प्स, वन इन राइट ब्रेस्ट एंड अदर इन लेफ्ट ब्रेस्ट, यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेस्ट में उनको लम्प्स थे। और जो इनको एडवाइस किया था एक्सिशनल सर्जरी बाय एलोपैथिक फिजिशियन, यानी कि उनको सर्जरी के लिए एडवाइस किया था। वो एक तरीके का मोर ऑफ आईब्रो एडिनोमा ग्रोथ था। जो हिस्ट्री अगर हम जब हमने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स की ली तो उसमें उनको कंप्लेंट हुआ था पेनफुल और सोर ब्रेस्ट बिफोर एवरी पीरियड सिंस लास्ट 8 मंथ्स। तो 8 महीने से उनको पीरियड आने से पहले पेनफुल और सोर, मतलब बहुत दर्द होता था उनको ब्रेस्ट में। और शी स्टार्टेड टू फील डेवलपमेंट ऑफ 2 वेल लोकलाइज्ड मासेस इन बोथ ब्रेस्ट, दोनों ही ब्रेस्ट में उनको ग्रोथ फील होने लगी थी। वन ग्रोथ वाज प्रेजेंट सिंस कॉलेज टाइम बट सिंस 5 मंथ्स हैड ग्रोन इनसाइड, मतलब उनको कॉलेज टाइम पे भी ये प्रॉब्लम हुई थी, जिसके लिए उन्होंने आगे हमने देखा कि एलोपैथिक मेडिसिन ली थी, यानी कि हार्मोनल कुछ टैबलेट्स और विटामिन प्रिस्क्राइब गए थे। कॉलेज टाइम में भी उनको एक लंप हुआ था जिसके लिए उन्होंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया था और जिससे वो ग्रोथ काफी कम हो गई थी, लेकिन गई नहीं थी ग्रोथ। लेकिन जो अब जो ग्रोथ हुई थी वो जो ऑलरेडी एक ग्रोथ थी वो भी अपने साइज में बढ़ गई थी और एक ग्रोथ दूसरी साइड यानी कि लेफ्ट साइड बढ़ गई थी और राइट साइड में जो ऑलरेडी ग्रोथ थी वो भी अब साइज में बढ़ने लग गई थी। तो इतने ड्यूरेशन के दौरान उनको वो ब्रेस्ट में जो लम्प था वो इस तरह से रहा। उन्होंने कोई उस टाइम मेडिसिन नहीं ली थी, तभी एलोपैथिक मेडिसिन के बाद मेडिसिन शी बंद कर दी थी और तब तक वो जो लम्प था ऐसे ही पड़ा रहा। लेकिन पिछले 8 महीने से ही वो लम्प फिर दोबारा बढ़ना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से उनको दिक्कत होनी शुरू हो गई थी। स्टिचिंग पेन इन ब्रेस्ट, पेन सबसाइडेड आफ्टर द पीरियड स्टॉप। पीरियड स्टॉप होने के बाद पेन कम हो जाता था। गायनेकोलॉजिस्ट से उन्होंने उसको कंसल्ट किया और उन्होंने उनको सीटी स्कैन एडवाइस किया, जिसमें उनको फाइब्रोसिस्टिक डिजीज विद फाइब्रोडिनोमा, यानी कि एक तरीके का मिक्स्ड उनकी प्रेजेंटेशन थी, जिसमें फाइब्रोसिस्टिक डिजीज भी था क्योंकि बल्कि ब्रेस्ट थी और फाइब्रोएडिनोमा भी था। तो उसके लिए उनको सर्जिकल एक्सीजन का एडवाइस दिया गया। नेक्स्ट अगर हम बढ़े तो पास्ट हिस्ट्री में, जैसे मैंने बताया कॉलेज टाइम में सिमिलर ये कंप्लेंट थी जिसके लिए एलोपैथिक ट्रीटमेंट दिया था, हार्मोनल और विटामिन्स का ट्रीटमेंट, और जिससे वो साइज कम हो गया था लेकिन पूरी तरह गया नहीं था। और जॉन्डिस की हिस्ट्री थी 12 इयर्स ऑफ एज पे। फैमिली हिस्ट्री में सीए ब्रेस्ट मदर को, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सीए ब्रेस्ट मदर को प्रॉब्लम थी, तो एक तरीके से कैंसर की हिस्ट्री हमें इस केस में देखने को मिली। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में रेगुलर मेंस्ट्रुएशन, फ्लो फॉर 5 डेज विद पेन इन राइट एब्डोमिनल रीजन, स्टिचिंग पेन, नो लुकोरिया। तो पीरियड्स के दौरान भी उनको राइट साइड में पेन होता था एब्डोमेन में पीरियड्स के दौरान, और लुकोरिया की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में नो अबॉर्शंस, 2 चिल्ड्रन थ्रू नॉर्मल डिलीवरी, एज 12 इयर्स एंड 10 इयर्स। 2 बच्चे थे उनके जो नॉर्मल डिलीवरी से हुए थे और कोई अबॉर्शन नहीं था। फिजिकल जनरल्स में अगर हम आए तो एपेटाइट नॉर्मल, थर्स्ट फेल्ट
thirsty repeatedly, desire for salty food, aversion was nothing specific, physical general stool normal, urine normal, perspiration was normal and sleep was also normal. तो मेन जो इसमें हमें देखने को मिला कि थर्स्ट, पानी की प्यास उनको बार बार देखने को मिलती थी, बार बार उनको प्यास लगती थी और बार बार वो पानी पीती थी. Mental generals में easily angered, used to shout and say harsh words in anger which hurt others, used to feel guilty later. तो बहुत ही जल्दी इरिटेट हो जाती थी और गुस्सा उनको आ जाता था. Brooding nature, used to worry on past events and also anxious by nature, made hasty decisions due to anxiousness. तो anxiousness की वजह से उनको काफी hasty decisions लेती थी और गुस्सा बहुत जल्दी आता था, इरिटेट बहुत जल्दी हो जाती थी. मोडालिटीज और करेक्टर ऑफ पेन, अब यहाँ पे क्योंकि उनको पेन बहुत ज्यादा था तो मैंने उसका जो मोडालिटी है और करेक्टर है उसको उस पे भी थोड़ा सा मैंने उनको प्रोब किया कि किस तरह का पेन होता है. तो उन्होंने ये बोला था कि सुइयां जैसी चुभती है या एक तरह की जिसे कहते हैं चीस मारती है ब्रेस्ट में. तो उनको जो जिसे हम चीस कहते हैं तो इसको हम स्टिचिंग पेन का करेक्टर देते हैं ब्रेस्ट में. और पेन एग्रेवेटेड ड्यूरिंग स्लाइटेस्ट मोशन, तो जब भी वो थोड़ा कर्वेट लेती थी या फिर अपना बॉडी मूव करती थी तब भी उनको ये पेन एग्रेवेशन होता था. फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्मल, वेट वाज 60 kg. एट फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट कंफर्म प्रेजेंट टू स्मॉल बॉल लाइक लम्प्स, यानी कि छोटी बॉल जैसे कि हम कहते हैं, बड़ी बॉल तो नहीं, छोटी जो हमारी बॉल होती है उस साइज के लम्प्स पैल्पेशन पे हमें दोनों राइट और लेफ्ट ब्रेस्ट में देखने को मिले और बहुत पेनफुल ये लम्प्स थे. उनको काफी पेन होता था टच करने पे, टेंडरनेस काफी थी. तो CT scan breast था, confirm the presence of fibroadenoma with fibrocystic disease on both sides, advised surgical excision. FNAC was also advised to rule out malignancy. FNAC भी हुई थी जो कि obviously negative आई थी, तो ये benign tumor ही था और CT scan में उनका fibroadenoma और fibrocystic disease confirm हुआ था. तो इसमें भी मैंने जो रूब्रिक्स लिए थे मैनुअली लिए थे, मैंने केस रिपर्टराइज सॉफ्टवेयर पे नहीं, मैनुअली ऐसे ही मैंने ये सिम्टम्स, क्योंकि मेरे को काफी सिम्टम्स इसमें दिख रहे थे. तो स्टिचिंग पेन इन ब्रेस्ट, स्टिचिंग पेन इन राइट एब्डोमिनल रीजन, इरिटेबल पर्सनालिटी, एंगर्ड इजली एंड एक्सेसिव थर्स्ट और फाइब्रोसिस्टिक या फाइब्रोएडिनोमेटस ग्रोथ भी थी. तो जो मेन रेमेडी जो मैनुअल रिपर्टराइजेशन पे जो मेरे दिमाग में आ रही थी वो थी ब्राइनिया. तो लेकिन जो मैंने केस था वो कार्सिनोसिन 1M से शुरू किया बिकॉज कैंसर हिस्ट्री थी फैमिली में. उसके बाद प्लेसिबो फॉर 1 वीक और उसके बाद नेक्स्ट वीक से मैंने ब्राइने 200 फॉर 1 वीक विद सिंगल डोज शुरू करी इन मॉर्निंग अलॉन्ग विद प्लेसिबो. तो सबसे पहले कार्सिनोसिन 1M हमने दिया जस्ट टू रोल आउट जो कैंसर की बेसिक की हिस्ट्री है, और एक मियाजमेटिक एंटी मियाजमेटिक मेडिसिन से हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और उसके बाद ब्राइनिया. नो चेंजेस इन ग्रोथ. सेकेंड फॉलोअप में पीरियड्स उनको स्टार्ट हो गए थे, पीरियड्स उनके रेगुलर थे लेकिन नेक्स्ट फॉलोअप में उनको पीरियड ऑलरेडी स्टार्ट हो गए थे. स्लाइट रिलीफ इन पेन ब्रेस्ट, मतलब जो फर्स्ट 15 डेज पे हमने मेडिसिन दी थी उसी से उनको थोड़ा रिलीफ लगना शुरू हो गया था. ब्राइनिया सिंगल डोज मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक. कैलकेरिया फ्लोर भी स्टार्ट की क्योंकि स्टोनी और हार्ड ग्रोथ्स थी, तो उसके साथ मैंने ब्राइनिया के साथ कैलकेरिया फ्लोर 6x भी स्टार्ट किया. थर्ड फॉलोअप में नो चेंज इन लम्प, वेटिंग फॉर नेक्स्ट पीरियड टू सी चेंज इन द करेक्टर ऑफ प्लेन. फिर प्लेसिबो विद कैलकेरिया फ्लोर 6x वाज प्रिस्क्राइब फॉर नेक्स्ट 15 डेज. उसके बाद जब उनको फोर्थ फॉलोअप में दोबारा पीरियड आया तो उसमें जो ब्रेस्ट का पेन था वो काफी बेटर था और एब्डोमिनल रीजन में जो पेन हो रहा था वो उनको ऑलमोस्ट कम क्या बंद ही हो गया था कि मेरे को अब एब्डोमेन में पेन नहीं होता है बस, और ब्रेस्ट में भी कम पेन हो रहा है. लैम्प साइज वाज आल्सो बेटर, हार्डनेस आल्सो बिकेम लेस. तो उसमें फिर मैंने दोबारा ब्राइनिया नहीं प्रिस्क्राइब की क्योंकि सिम्टम्स में आराम था, तो उसका एक्शन होने के लिए हमने उसको छोड़ दिया और कैलकेरिया फ्लोर 6x वाज कंटिन्यूड अगेन फॉर 15 डेज. फिफ्थ फॉलोअप में ब्रेस्ट लम्प रिड्यूस्ड बाय ऑलमोस्ट हाफ साइज. तो जो लेफ्ट साइड ब्रेस्ट का लम्प था वो काफी ऑलमोस्ट हाफ साइज रिड्यूस हो गया. हम ब्राइनिया 200 सिंगल डोज एवरी डे अलोंग विद कैलकेरिया फ्लोर 6x इन इवनिंग प्रिस्क्राइब फॉर नेक्स्ट डे. क्योंकि साइज कम हो गया था उसके बाद मैंने दोबारा मेडिसिन दी ब्राइनिया 200 सिंगल डोज अलोंग विद कैलकेरिया फ्लोर. थर्ड पीरियड दोबारा आया उनको और ब्रेस्ट पेन वाज ऑलमोस्ट 75% लेस. ब्रेस्ट लैम्प साइज रिड्यूस्ड बाय 50% एंड पेशेंट उसके बाद आई एडवाइज्ड हर टू गो अगेन फॉर सीटी स्कैन जिसमें 50% रिडक्शन इन साइज आया था. और अभी भी ये पेशेंट मेरे पास आ रही है ट्रीटमेंट के लिए क्योंकि जो एक साइड का लंप है वो तो काफी बेटर है लेकिन दूसरी साइड का लंप अभी भी थोड़ा है. तो आई एम प्लानिंग कि मैं दोबारा से इनको कार्सिनोसिन और फिर ब्राइनिया पे पुट करूंगी जिससे इनका साइज में और आगे कमी आए. पेशेंट अभी भी मेरे साथ बनी हुई है. तो यही दो मेरे केसेस थे फाइब्रोसिस्टिक डिजीज और फाइब्रोएडेनोमा में. होप करती हूँ मेरा सेशन आप लोगों को नॉलेजेबल और
कुछ आप लोगों ने सीखा होगा। धन्यवाद। थैंक यू नेहा जी, बहुत अच्छा केस प्रेजेंटेशन है, आपने पूरा हिस्ट्री लिया है। और क्योंकि अब समय नहीं है तो मैं गुंजन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मीटिंग को क्लोज करके डॉक्टर धनेश को हैंड ओवर करेंगे। डॉक्टर गुंजन, यू sir, कैन please क्लोज। a 5-minute discussion, sir. Please continue a 5 minutes discussion. Because our guest is about to join. We have time. ओके, सो नेहा जी, मैं कुछ बातें मैं कहना चाहूंगा फाइब्रोसिस्टिक के विषय में। फाइब्रस से मैं आपको एड्रेस नहीं कर रहा हूँ, सभी को बोल रहा हूँ। फाइब्रस टिश्यू जो होता है क्यों बनते हैं, उसका मेन रीजन, जैसे हम लोग देखते हैं फाइबर क्या होता है, जैसे कुछ सब्जी हम लोग लेते हैं ना, जैसे भिंडी हुआ, तो जब कच्चा रहता है तो उसमें रहता है, लेकिन ज्यादा उसका एजिंग हो जाता है, काफी समय बीत जाता है, तो वह थोड़े समय फाइबर हो जाते हैं, तो तोड़ने में दिक्कत होते हैं। तो कई एक सब्जी है इस तरह से फाइबर बनते हैं। ये फाइबर बनने का जो सिलसिला है, यह बेसिकली एजिंग प्रोसेस से जुड़ा हुआ होता है। और यानी कि हमारा एज, जैसे कह रहे हैं ना कि यंग एज में आपने 20 ईयर्स लेडीज का आपने बताया, 40 ईयर्स के लेडीज में वो एजिंग, तो एजिंग जो डिफरेंसेस है, एज का जो डिफरेंस है, माने जो नेचुरल एज है और जो टिश्यू का एज है, पर्टिकुलर टिश्यू एज में, उसमें क्या होता है कि टिश्यू जो है, तो लोकल टिश्यू किसी कारण से एक्साइटेड हो जाते हैं और ज्यादा हार्ड हो जाते हैं, है ना। तो ये एक्साइटमेंट्स के जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो जाता है किसी भी चीज को मैच्योरिटी की ओर ले जाने में। ये मैच्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है। और ये मैच्योरिटी इसलिए कहा जाता है, हम लोग ओशो की बात में पढ़ रहा था कि आजकल के युवा पीढ़ी जो है तो युवा नहीं होते हैं, एडोलेसेंस के बाद में सीधे बूढ़े हो जाते हैं, है ना, सीधे बूढ़े हो जाते हैं कि दे आर मोर मैच्योर नाउ। तो मैच्योरिटी प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने बहुत अच्छा बात को लाया। लेकिन एक चीज को जो हम लोग एज ए होम्योपैथ को कंसिडर करना चाहिए, सोचना चाहिए कि जो कि और भी आपको डायग्नोस्टिक प्रोसेस में बहुत मदद करता है, और वह है कि उसका जनरल एस्पेक्ट, जनरल फीचर्स, है ना। तो आपने भी बहुत केसेस का आपने भी जिक्र किया कि जो मेंटल फीचर्स हैं वो सब जो है सो थोड़ा सा मेंटल फीचर्स जो है सो थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेसफुल रहा, ये रहा, तो वो क्या होता है, स्ट्रेस के कारण मैच्योरिटी ज्यादा आने लगते हैं। जैसे कुछ बच्चे को आप देखेंगे जो पूरा प्रॉपरली फेड होते हैं, सब कुछ होते हैं, उसमें मैच्योरिटी नहीं होते हैं। लेकिन जो गरीब बच्चे ऐसे होते हैं जो कि खाने के लिए दिक्कत होता है, शुरू से ही सोचना पड़ता है काम करो तब खाना मिलेगा, तो उनके अंदर में ज्यादा मैच्योर्ड दिखाई पड़ने लगते हैं। ये जो है देखिएगा कि हार्डनिंग ऑफ द टिश्यू, हार्डनिंग यानी कि समय के साथ में जो समझौता हो जाता है, हार्डन हो जाता है, वह आपको फाइब्रस के स्टेज में ले आ जाता है। मैं इस बात का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, इस चीज को ध्यान में रख करके, खाली ब्रेस्ट के फाइब्रस टिश्यू में नहीं, बहुत सारे फाइब्रस टिश्यू और होते हैं, तो उस फाइब्रस टिश्यू को रिड्यूस किया जाता है। हम लोग ये कहते हैं कि चेहरे पर झुर्री पड़ रहे हैं। अब चेहरे पर झुर्री पड़ रही है, क्या हो रहा है, आपका स्किन का लेयर जो है तो हार्ड हो जा रहा है, आपके ये एरिया जो है तो काफी ये होते चला जा रहा है। तो ये जो प्रोसेस है, इसको समझाने से हम लोग पेशेंट को भी आपको काउंसलिंग करने में भी ज्यादा मदद करेगा। ये बैकग्राउंड में जब पेशेंट आते हैं इस तरह के, तो मैं उनको लाइफ स्टाइल के विषय में, आपने लाइफ स्टाइल का भी चर्चा किया है, बहुत अच्छा आपका पॉइंट्स है, लेकिन उसके बेस में उसको समझा करके अगर हम लोग ले करके चलते हैं तो मेरे को लगता है कि ये काफी अच्छा रहेगा। बिल्कुल सर। बहुत अच्छा आपने किया है, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू सर। इसी तरह से कंटिन्यू करते रहिए। और ऐसे कोई एक दो तीन मैसेज है, मैं देख लेता हूँ चैट बॉक्स में। थैंक्स। और डॉक्टर राम प्रवेश जी कहे कि बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था सभी फाइब्रोसिस्टिक इलाज के लिए, तो सभी ने आपको थैंक्स दिया। कोई क्वेश्चंस तो नहीं है, तो कहना है proceed further or we can stop the meeting now? Sir, if anybody want to make a comment on this presentation, please continue. The person is trying to join, a problem with her laptop. So we can wait for 5 minutes more for Hindi English. Okay.
हाँ, सो एनीवन कोई लोग कुछ इस पर चर्चा करना चाहेंगे या सवाल और करना चाहेंगे मैडम से तो कर सकते हैं। Definitely. हम लोग को कुछ लेट आने के कारण हमारे हिंदी सेशन को थोड़ा सा नया मौका मिल रहा है ना? तो अगर किसी को कुछ कहना चाहते हैं तो बोलिए। Sir, we can make this same presentation in our English session also. It's a very हाँ, good. सी you can talk directly to Neha, है ना? You can Yes. talk Yes, directly. She is known to you and she came to Hindi session only through you. Yes, sir. Sir, I will surely message you the date for English session, sir. Yes, yes. Thank Yes, you. sir. Yes. Ramprakash sir is there, sir. Now he admitted. Yes. So we can. Thank you, Dr. धनेजी सर को प्रणाम एंड डॉक्टर नेहा कक्कड़ जी को बहुत बहुत बधाई। Thank you, sir. बहुत Thank you. अच्छा आप जो है फाइब्रोस्टिक केस को बहुत अच्छा ढंग से वैज्ञानिक पहलू से डील किए और बहुत जी, बढ़िया बताया, पैथोलॉजी से लेके हर चीज को और सिम्टम से लेके सारी दवाइयां को चर्चा करते हुए हाँ हम जी, बहुत जो है अच्छा लगा, हमको आपका प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया लगा। हाँ तो जी, सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी धन्यवाद, सर। दीजिए, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन है, इसके पहले भी प्रेजेंटेशन आपका बहुत अच्छा था। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Dr. Dhanesh, who is the speaker for English session today? Dr. Amrita. Dr. Amrita, I think she had joined now. she has joined in A, but it is phone. She's trying to join from laptop so that Okay. she can present. So तो और किन्हीं को कुछ कहना है? otherwise, I shall call her and we can go ahead in presentation. Should we continue, sir? Or Please continue for 2 more minutes, sir. I shall. okay, sir. Okay, sir. So we are getting any आप नेहा जी कुछ और ऐड करना चाहेंगी? अभी इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है किसी ने कि कंप्लीटली क्योरेबल है या नहीं। कंप्लीटली क्योरेबल इन द सेंस क्या कहना चाहते हैं, जो लंप है वो नॉन सर्जिकली होम्योपैथी से रिमूव हो जाता है और हम एंटी मियास्मेटिक मेडिसिन भी आगे दे सकते हैं जिससे लंप की फॉर्मेशन आगे दोबारा ना हो। और मोस्टली जो केसेस हैं उसमें ये होता है कि आगे भी लंप्स देर में बनते हैं। उसमें मेन चीज है कि आप केस का अगर हम फॉलो अप रखें, क्योंकि मोस्टली पेशेंट हमें फॉलो अप आगे हम नहीं रख पाते हैं, लेकिन ये इस चीज को भी देखना जरूरी है कि अगर आगे हम फॉलो अप रखें कि दोबारा लंप की कितनी फॉर्मेशन दोबारा हो रही है। तो क्योरेबिलिटी उस चीज पे भी डिपेंड करती है। पर हाँ, ऑब्वियसली हम सर्जरी को तो अवॉइड कर ही सकते हैं। सर्जरी अवॉइड हो जाती है मोस्टली केसेस में। बड़े लम्स भी क्योर हो जाते हैं और छोटे लम्स तो हो ही जाते हैं। और जो बाकी क्योरेबिलिटी है वो तो हम यही कह सकते हैं कि अगर आप ज्यादा देर तक पेशेंट को फॉलो अप रख सकते हैं तो उस केस में हम देख सकते हैं कि आगे कितने साल तक उसको दोबारा प्रॉब्लम नहीं हुई। तो बहुत अच्छा, धन्यवाद नेहा जी, आपने बहुत अच्छा बताया। हाँ और जी, जहाँ माइजमेटिक रूल आउट हो जाता है हाँ जी, तब तो फिर रिलैप्स करने का चांस नहीं रहता है। हाँ जी, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट ही बेस ज्यादा अच्छा होता है, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट के माध्यम से हम लोग माइजमेटिक रूल आउट कर सकते हैं, कम्प्लीटली इरेज कर सकते हैं। और तो बिल्कुल। ये कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट इसमें मायने में रखता है। हाँ जी, जैसे आपने ट्यूबरकुलर को लिया तो वो कॉजेटिव बेस पर है, और अगर वो आपको कॉजेशन के साथ में कॉन्स्टिट्यूशंस को भी कैरी ऑन कर रहा है तो वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो आपको माइजमेटिक रूल आउट करने में बहुत मदद करता है। कुछ होम्योपैथिक दवाइयां हैं जो कि आपको आपका टोटलिटी बेस पर कॉन्स्टिट्यूशंस के आधार पर अगर आप मेडिसिन सिलेक्ट करेंगे तो वहां पर इरेस्पेक्टिव ऑफ कि आपने जितनी दवाइयां बताई, बिल्कुल। उसके अलावा विकोनियम, बहुत लोग आमतौर पर होम्योपैथिक डॉक्टर लोग जो जनरल फिजिशियंस हैं कोनियम, हाइड्रोलक्का इसी को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यस सर। ये एक लोकलाइज्ड मेडिसिन है। पर्टिकुलर थेराप्यूटिकली लोग दिया करते हैं। लेकिन Yes. कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के अंदर में अगर मैं देखा हूँ कि सल्फर भी बहुत अच्छा रूल आउट करता है। हाँ जी सर, सोरिक उसमें हम सल्फर दे सकते हैं। हाँ, हाँ जी सल्फर सर। है तो सोरिक भी Okay, बहुत sir. इंपॉर्टेंट है, सोरिनम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ तो जी बहुत सर। सारी दवाइयां हैं, लेकिन एक चीज को तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा कि हाँ हम जी। लोगों को
उसका बेस क्या है ना, उसका Okay, बेस sir. क्या है उसको होना। Okay, sir. We can या conclude the session. तो थैंक यू सर, थैंक यू। एंड गुंजन जी, आप इनको डॉक्टर धनेश को दीजिए और नेहा कक्कड़ जी को थैंक्स बोलते हुए। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छे से हम लोगों को डिफरेंशिएट किया फाइब्रो एडिनोमा फाइब्रोसिस्टिक में क्या डिफरेंशिएशन है, फिर सारे टाइप्स ऑफ सिस्ट के बारे में बताया, साथ में केस प्रेजेंटेशन किया, उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि केस में क्या क्या जरूरी है, और काफी ज्ञानवर्धक रहा है ये हमारे लिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी ऐसे लोगों के साथ जुड़े रहिए और हम लोगों का ज्ञान बढ़ाते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू मैम। धन्यवाद, धन्यवाद साई सर।